हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो पिछले क्लास में टॉपिक पढ़े थे इन्फ्लेशनरी गैप, आज हम उसका ऑपोजिट डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में दो टॉपिक था, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। पिछले क्लास में हम इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़े, आज हम डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर मतलब यूनिट नंबर 3, जो कि तुम्हारे बीकॉम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस सेम है, हम बहुत बार बता चुके हैं और ये बात तुम जान भी चुके हो कि ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस सेम है। तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो तो तुम ये पूरे सीरीज को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें तुम अपने कॉलेज का नाम मैसेज करना, जिससे हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को बोलो कि कॉलेज के ग्रुप में ऐड हो जाएं, जिससे फायदा क्या होगा कि हम आसानी से सारा अपडेट्स सब कुछ उस पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं डिफ्लेशनरी गैप का। हम यूनिट नंबर 3 के आखिरी पोर्शन में आ गए हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक हमारा बचा है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। बस उसके बाद यूनिट 3 कंप्लीट, हम चलेंगे यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो डिफ्लेशनरी गैप। अब ये डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशनरी गैप होता है, उसका ठीक ऑपोजिट डिफ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, डिफ्लेशनरी गैप में प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। जैसे कि मान लो डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई से, तो क्या होगा? प्राइस विल इंक्रीज। वहीं पर ऑपोजिट ले लेते हैं, डिमांड अगर कम है सप्लाई से, तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज। तो इस सिचुएशन को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं और इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ लिए हो, आज हम डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखना, डिफ्लेशनरी गैप इज अ गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जितना डिमांड होना चाहिए, जितना डिमांड इकोनॉमी में होना चाहिए, अगर डिमांड उससे कम है तो उसे हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। मान लो डिमांड होना चाहिए था 100 यूनिट का, डिमांड आया सिर्फ 80 यूनिट का, तो ये 20 यूनिट्स क्या हो जाएगा? हमारा डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जितना डिमांड होना चाहिए, अगर डिमांड उससे कम है तो उस गैप को हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, आ जाओ सर। ये टॉपिक तो बहुत ही इजी लग रहा है हमें। हाँ लगेगा इजी, क्यों नहीं लगेगा इजी? बिकॉज ये इजी है, इस वजह से ये इजी लगेगा। ठीक है, देखो अभी हम डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाएंगे। हम पिछले क्लास में इन्फ्लेशनरी का डायग्राम बनाए थे, याद है? इन्फ्लेशनरी गैप का हम लोग डायग्राम बनाए थे। आज हम डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ साइड में हम लोग थोड़ा सा जगह रखे हैं, इस जगह में हम डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाएंगे। वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप बनाने वाले। इन्फ्लेशनरी तो हम पिछले क्लास में बना चुके थे, आज हम डिफ्लेशनरी गैप बनाएंगे। दिस इज इनकम, वाई मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? इन्फ्लेशनरी गैप हमारा ये हमारा एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है वो कितना है? मान लो वो है ये, दिस इज AD1। एडी होना चाहिए था, है एडी, मतलब डिमांड होना चाहिए था, यहां पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, वो यहां पर रहा, तो ये जो गैप आ गया। ठीक है, यहां से यहां में रुको, तो यहां से यहां का जो गैप है, ये गैप, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ये हो रहा है। इक्विलिब्रियम तो हालांकि ये है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड है हमारा ये वाला लाइन AD1। तो ये जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है यहां से यहां तक का, ये जो गैप है यहां से यहां तक का, ये गैप को हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ये दोनों लाइन के बीच का गैप, दोनों पैरेलल लाइंस है, बोथ लाइन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन है, तो गैप यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो या यहां से लो, बात तो बराबर है। तो ये AD और A1, AD एंड AD1, AD एंड AD1 का जो गैप है,
इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे और इस वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम होता है। ठीक है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। एग्रीगेट डिमांड AD एंड एग्रीगेट सप्लाई AS कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट E में, which indicate the full employment equilibrium. Due to decrease in investment expenditure, aggregate demand fall from AD to AD1. एग्रीगेट डिमांड AD से कम होकर कितना हो गया, AD1 हो गया, जिस वजह से डिफ्लेशनरी गैप का सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर में आ गया। It denotes the situation of deficient demand and the gap between them, EG is termed as deflationary gap. Point F indicate the underemployment equilibrium. This is your point F, this is your point E, और हमारा ये आएगा, दिस इज पॉइंट G। तो EG, पॉइंट EG जो है ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट करता। क्लियर है बात? तो हमारा जो पूरा टॉपिक है जिसमें हम डायग्राम को देखें, तो डायग्राम में तुम्हें ये दिखाई दे रहा है क्लियरली कि डिफ्लेशनरी गैप किस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम हुआ, तो दोनों लाइन के बीच का गैप हम स्ट्रेट गैप मापेंगे, स्ट्रेट गैप मापे तो ये जो पॉइंट G आ रहा है, EG का जो डिफरेंस है ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये क्यों होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्यों अराइज होता है? जैसे इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्यों अराइज होता है? बिकॉज इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, इस वजह से इन्फ्लेशन होता है। अगर इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, डिफ्लेशन होगा। अब डिमांड कम क्यों होगा, उसका कुछ रीजंस है, तो वही रीजन हम पढ़ेंगे, रीजंस फॉर डिफ्लेशनरी गैप। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है डिफ्लेशनरी गैप के बारे में, 6 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, उसका डायग्राम क्यों होता है, रीजंस और उसका इंपैक्ट, सारा चीज समझाने के लिए बोलता है। ठीक है, आ जाओ, क्या रीजन है? सबसे पहला, इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये, जो हम इन्फ्लेशनरी में पढ़े थे पॉइंट, उसका ठीक ऑपोजिट है। वहां पर था इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहां पर है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अ डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लीड्स टू डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। सेकंड, इंक्रीज इन टैक्सेस, वहां पर था डिक्रीज इन टैक्सेस। अगर टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तो मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर मैं ज्यादा टैक्स पे करूंगा तो मेरे पास कम पैसा बचेगा, और कम पैसा बचेगा तो ऑब्वियसली मैं खर्च भी कम करूंगा, तो इकोनॉमी में डिमांड उस वजह से कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो फॉल ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस, it leads to decrease in disposable income and result in the and as a result economy suffers from deficient demand। इस वजह से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होता है। तो डेफिशिएंट डिमांड का अभी तक 2 रीजन समझे हम लोग, एक तो डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है इंक्रीज इन टैक्सेस। तीसरा पॉइंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट खर्चा करना बंद कर देगा, जब गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगा तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा? हमारे पास बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से आता है। गवर्नमेंट जब खर्च करता है तो वो हमारा इनकम बन जाता है। अगर गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगा तो हमारा इनकम नहीं होगा, और अगर हमारा इनकम नहीं होगा तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं कर पाएंगे। व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट लीड्स टू डेफिशिएंट डिमांड। पॉइंट नंबर 4, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के कारण इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है जो काम करता है। अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में तो इसके वजह से 500 रुपए का डिमांड क्रिएट होता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के इक्वल्स टू अगर 5 है तो हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होता है, इकोनॉमी को उसका मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट ही फॉल करेगा तो उसका बेनिफिट भी फॉल कर जाएगा, उससे होने वाला जो हमारा डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और फॉल इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न लीड्स टू डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड एंड गिव राइज टू डेफिशिएंट डिमांड। पॉइंट नंबर 5, राइज इन इंपोर्ट। राइज इन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो, अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, हम ज्यादा पैसा बाहर वाले कंट्री को पे कर देंगे। अगर हम ज्यादा पैसा बाहर कंट्री को पे करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर में डिमांड क्रिएशन नहीं होगा। तो इंडियन इकोनॉमी में डिमांड क्रिएशन करना है तो हमें इंडिया का सामान ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम अगर ज्यादा इंपोर्ट करेंगे
तो हम ज़्यादा पेमेंट किसको कर देंगे, हम फॉरेनर को पे कर देंगे। अगर हम ज़्यादा पैसा फॉरेनर को पे कर देंगे इंपोर्ट की वजह से, तो हमारे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं होगा। सारा बेनिफिट कौन ले जाएगा, फॉरेन कंट्री उसका फायदा उठा लेगा। When international prices are comparatively less than the domestic prices, then it may leads to the rise in import, implying the cut in the aggregate demand. उस वजह से एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक 5 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, सबसे पहला पॉइंट था सर अगर डिक्रीज इन कंजम्पशन हो जाए, तो अगर हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाए तो हम कंजम्पशन कम कर देंगे, जिससे डिमांड कम हो जाएगा। दूसरा था इंक्रीज इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस इंक्रीज हो गया तो हमें ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिससे हमारा डिमांड कम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च करना बंद कर दे तो हमारा इनकम बंद हो जाएगा, हमारा इनकम बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। फॉल इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट ही कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फायदा भी हमें उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। और आखिरी राइज इन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट बढ़ गया तो हम ज्यादा पैसा फॉरेन कंट्री को पे कर देंगे, जिससे कि सारा फायदा कौन उठा लेगा, फॉरेन कंट्री उठा लेगा। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट, फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम हो गया, हमारे इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है उसका डिमांड इकोनॉमी में कम हो गया। तो अगर एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारे एक्सपेंडिचर, हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम हो जाएगा तो उस वजह से हमारे इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट अगर कम हो गया तो उसका हमें हमारे डिफ्लेशनरी गैप का सिचुएशन आ सकता है। Export may fall due to comparatively high prices of domestic goods or due to increase in exchange rate for domestic currency. This will lead to deficient demand. इस वजह से deficient demand हमारा होता है। ठीक है, आखिरी टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे इकोनॉमी के अंदर में। ठीक है, बेसिकली हम तीन इम्पैक्ट पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। हमें तीन टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑन आउटपुट। तुम सोच कर देखो, मैं 100 यूनिट लेकर आया था बेचने के लिए, बिका सिर्फ 50 यूनिट, तो मेरे पास कितना रह गया, माइनस कर देता हूं तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बच गया। अगर 50 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएगा तो नेक्स्ट बार मेरा प्रोडक्शन होगा या नेक्स्ट बार मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा नेक्स्ट बार। तो मेरा डिमांड कम होने के कारण आगे जाकर प्रोडक्शन भी कम हो गया। तो आउटपुट जो है हमारा, अगर हमारा डिमांड कम हो जाएगा तो हमारा आउटपुट भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज इन इन्वेंटरी स्टॉक, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर लेसर प्रोडक्शन, नेक्स्ट बार हम कम प्रोड्यूस करेंगे फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, नेक्स्ट ईयर में हम प्रोडक्शन को कम कर देंगे, बिकॉज हमारा पिछले साल का स्टॉक भी बचा हुआ है और पिछले साल डिमांड भी नहीं आया था। एज अ रिजल्ट प्लान्ड आउटपुट विल फॉल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो सोचो अगर हम हमारे आउटपुट को ही कम कर देंगे तो जो लोगों को हम एम्प्लॉय किए थे हमारे फैक्ट्री के अंदर में, क्या उनको हम सैलरी दे पाएंगे या उन्हें हमको निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, उस वजह से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हो जाता है इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ जाएगा इकोनॉमी में, आउटपुट भी हमारा कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या होगा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी में फर्क आएगा, प्राइस भी क्या होगा, फॉल करेगा। अगर डिमांड नहीं होगा प्रोडक्ट का तो दुकान वाले डिस्काउंट देकर बेचने का कोशिश करेंगे, जिससे कि उसका प्राइस भी फॉल करेगा। तो बेसिकली आउटपुट कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तीनों ही हमारे इकोनॉमी के लिए बुरा सिचुएशन है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम है, एग्रीगेट जितना होना चाहिए उससे, तो उसके वजह से डिफ्लेशनरी गैप आएगा और डिफ्लेशन होगा तो ये सारा प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी के अंदर में आ जाएगा। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल,
Deficient demand causes the general price to fall due to lack of demand for goods and services in the economy. हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं होगा, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट का प्राइसेस भी फॉल करेगा और हमारे प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो भी फॉल करेगा। जब दोनों फॉल करेगा तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री वाला का अगर माल नहीं बिक रहा है तो वो नेक्स्ट बार में बेचेगा भी नहीं, नेक्स्ट बार में बनाएगा भी नहीं, और अगर वो बनाएगा नहीं तो फोकट का तो सैलरी देगा नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर में बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो, तो आज के लिए हमारा डिफ्लेशनरी गैप का सिचुएशन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक आखिरी टॉपिक 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में, यूनिट नंबर 4 के अंदर में। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।